नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज में। और अब अपना टॉपिक है शुष्क कृषि। सबसे पहले शुष्क कृषि शुष्क कृषि को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। तीन भाग। सबसे पहले वर्षा की मात्रा के आधार पर या वितरण के आधार पर। तो सबसे पहला आता है आपके ड्राई। तो ड्राई फार्मिंग, देखो इसके इंग्लिश में लिखने का कारण है क्योंकि इससे अपने को समझ में आएगा, और हिंदी के अंदर भी दोनों में लिख देंगे। फिर आता है आपके ड्राई लैंड फार्मिंग, और फिर तीसरा आता है आपके रेन फेड फार्मिंग को कहा जाता है असिंचित फार्मिंग। यहाँ पर ये होगा आपके असिंचित, और यहाँ पर ये है आपके शुष्क। ड्राईलैंड को आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको देखना है, यही लिखा हुआ आएगा ड्राईलैंड। तो नॉर्मली क्या होता है, कई बार जैसे ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग। यहाँ पर शुष्क कृषि हो गया। अब जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, यानी कि 750 mm से कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। तो यहाँ आ गया 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर कौन सी खेती होती है आपके, वो आती है आपके ड्राई फार्मिंग यानी कि शुष्क खेती। इसके बाद में दूसरा आता है ड्राई लैंड फार्मिंग, और एक होता है रेनफेड वो क्षेत्र होते हैं जहां पर 1150 mm से ज्यादा 1150 mm से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर ड्राई रेनफेड फार्मिंग की जाती है। 700 से 50 से कम होती है तो वहां ड्राई फार्मिंग की जाती है। और जो 750 से लेकर 1150 mm वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहां पर ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है। तो ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, तो एक तो हो गया वर्षा का वितरण जहां 750 से कम है, जहां पर 1150 से ज्यादा है, और 750 से 1150 वाले क्षेत्र। दूसरा जो डिफरेंस होता है, जो ड्राई फार्मिंग है यानी कि जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो रही है, वहां पर क्रॉप फेलियर यानी कि फसल का नष्ट होना मोस्टली होता है। यहां ध्यान रखना है, फसल का नष्ट होना मुख्यतया पाया जाता है। और ड्राईलैंड फार्मिंग होती है, इसके अंदर फसल का नष्ट होना कभी कभी, क्रॉप फेलियर होता है वो रेयर केस में कभी कभी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो क्रॉप फेलियर यानी कि फसल का नष्ट होना यहाँ तो क्या हुआ, मुख्यतः पाया जाता है या मोस्टली होता है। और यहाँ पर फसल का नष्ट होना है वो कभी कभी, यानी कि रेयर केस में ऐसा होता है कि ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर फसल नष्ट होती हो, और अपने ड्राई फार्मिंग के अंदर फसल का नष्ट होना कॉमनली पाया जाता है। रेनफेड फार्मिंग में नमी की कमी से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रेनफेड, यहाँ असिंचित आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है असिंचित। यहाँ पर असिंचित का अर्थ ये है कि नमी की कोई कमी नहीं है, यानी कि पानी प्रचुर मात्रा में है, वार्षिक वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना सिंचाई के सिंचाई नहीं की जाती, यानी कि पानी की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पर अगर फसल का नष्ट होना है, यहाँ पर कभी भी नमी कम होने के कारण से फसल का नष्ट होना नहीं होता। यहाँ जल निकास की समस्या पाई जाती है। यहाँ समस्या किसकी होगी, जल निकास की समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का वितरण है वो ज्यादा है। तो आपके तीन प्रकार हो गया, एक ड्राई फार्मिंग हुआ, ड्राईलैंड फार्मिंग हुआ, और रेनफेड फार्मिंग हुआ। रेनफेड फार्मिंग जिसमें सिंचाई करने की आवश्यकता है, जिसमें सिंचाई नहीं की जाती है। यहाँ पर ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग, इन दोनों के अंदर यहाँ पर नमी संरक्षण या आप कहते हो मृदा नमी संरक्षण सिद्धांत अपनाया जाता है। और शुष्क कृषि अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 65% से अधिक क्षेत्रफल पर शुष्क कृषि की जाती है, जिससे आपके 40% से अधिक जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, वो खाद्यान्न कहाँ से आता है, आपके इससे आता है। और ये होता है कितना है, 65% से अधिक। इस 65% से अधिक शुष्क कृषि से आप ये क्या होगा, जो 40% खाद्यान्न है वो आता है, और इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है।
अब बात आती है कि शुष्क कृषि के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं या फसल उगाने के लिए कौन कौन से पद्धतियां अपनाई जाती है। उसके अंदर सिद्धांत के अंदर दो सिद्धांत हैं। एक तो सबसे पहले बात आती है कि नमी संरक्षण, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है नमी संरक्षण। नमी संरक्षण का सिद्धांत। अब नमी संरक्षण के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सारी, जैसे नमी संरक्षण के अंदर आपके सबसे पहले आता है आपके, अगर बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन जुताई। सबसे पहला है आपके ग्रीष्मकालीन जुताई, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जुताई करने के कारण से जो वर्षा ऋतु के अंदर जितनी रेन या जितना पानी मृदा में पहुंचता है वो पूरा का पूरा रन ऑफ नहीं होकर पूरा का पूरा मृदा के अंदर संचित हो जाता है। तो पहला आ गया आपके ग्रीष्मकालीन जुताई। फिर दूसरा आता है धरातल को या मृदा को आच्छादित रखना। मृदा को आच्छादित रखना का अर्थ यहाँ पर है कि धरातल की सतह पर अगर कोई भी वनस्पति या कोई भी पदार्थ पाया जाता है तो उसके कारण से मृदा के अंदर नमी को संरक्षित किया जा सकता है। अब नमी संरक्षण के लिए यहाँ पर अपने देखा था पलवार, मल्च के लिए पहले भी अपने पिछली क्लास के अंदर ये डिस्कस हुआ था। मल्च, मल्च किसको कहा था? कोई भी भौतिक पदार्थ जो धरातल की सतह को ढकने का काम करता है उसको मल्च कहा जाता है। और उसमें अपने ये डिस्कस किया था मृदा क्षरण के पॉइंट में कि मृदा क्षरण में एक मल्च अपने नमी संरक्षण में आती है, वो कभी मृदा संरक्षण में नहीं, मृदा क्षरण को रोकने में नहीं आती, और वो यहाँ पर आ जाएगा धूल पलवार। तो आपके पॉलीथीन सीट हो सकती है पलवार के लिए, पॉलीथीन सीट है। इसके बाद में आपके घास फूस के द्वारा आप कर सकते हो, घास है। और उसके बाद में कोई भी आपके फसली अवशेष हैं उनके द्वारा रखा जा सकता है। और एक अपन ने कहा था डस्ट मल्चिंग, और इस डस्ट मल्चिंग के लिए अपन ने बताया था कि इसको मृदा क्षरण के अंदर काम में नहीं लेते हैं, तो यहाँ जाएगा डस्ट मल्चिंग। इसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? मृदा की नमी को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड आता है, थर्ड पॉइंट है आपके वाष्पोत्सर्जन कम करने वाले पदार्थों का प्रयोग करना। तो वाष्पोत्सर्जन कम करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ उनको कहा जाता है प्रति वाष्पोत्सर्जी, प्रति वाष्पोत्सर्जी पदार्थ, यानी कि एंटी ट्रांसपायरेंट्स इनको कहा जाते हैं, एंटी ट्रांसपायरेंट्स, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। क्योंकि पौधों के द्वारा जितना पानी अवशोषित किया जाता है मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंदर 1% पानी काम में आता है, बाकी पूरा का पूरा पानी होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन को एक नेसेसरी इविल कहा जाता है, क्योंकि पानी पौधों के ऊपरी भागों में पहुंचता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण से ही पहुंचता है। जितने भी पोषक तत्व जाते हैं मृदा से वो भी पानी के साथ में जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी ऊपरी एरियल पार्ट्स में यानी ऊपरी भागों में पहुंचते हैं। अगर वाष्पोत्सर्जन को कम किया जाए, यहाँ पर जिन क्षेत्रों के अंदर मृदा नमी कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन को कम किया जाता है, तो उसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? पानी को बचा सकते हैं। और वाष्पोत्सर्जन पदार्थ जितने भी हैं वो उनको देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो क्या करे, रंध्रों को बंद करे। एक आप कह सकते हैं कि रंध्रों को, अगर रंध्र, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है, पर्ण रंध्रों के द्वारा, तो रंध्र बंद करने वाले। दूसरा आपके कौन सा हो सकता है? दूसरा आ सकता है जो भी प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की विकिरणें आती हैं उस प्रकाश को वो वापस परावर्ती कर दे, तो वो आ जाएंगे आपके परावर्ती, परावर्ती पदार्थ। और तीसरा आ जाएगा आपके परावर्ती के बाद में अगर कोई वृद्धि को रोक रहा है, कोई भी पदार्थ होगा अगर वो वृद्धि को रोक रहा है तो उसको कहेंगे अपन ग्रोथ रिटार्डेंट, यानी कि वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ। और एक पदार्थ आपके आ जाते हैं, वो आ जाएंगे आपके परत बनाने वाले, यानी कि सभी, चाहे वो रंध्र बंद कर रहा हो या परावर्ती हो, प्रकाश को परावर्त कर रहा हो या वृद्धि को रोक रहा हो, इसके कारण नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो परत बनाने वाले, फिल्म फॉर्मिंग, परत बनाने वाले, ये आ जाएंगे आपके फिल्म फॉर्मिंग।
ये आ जाएंगे आपके वृद्धि को रोकने वाले यानी कि ग्रोथ रिटार्डेंट, और ये आ जाएंगे आपके परावर्ती। सबसे पहले बात करते हैं अपन रंध्र बंद करने वाले। तो रंध्रों को बंद करने वालों के अंदर आपके आ जाएगा यहाँ पर PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA। फिर आ जाता है आपके एट्राजीन, एट्राजीन जो खरपतवारनाशी है वो भी आपके रंध्रों को बंद करने के लिए काम में लिया जा सकता है। ऐसा हार्मोन जो कि ग्रोथ को रोकता है वो भी पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं परावर्ती। परावर्ती के अंदर आपकी क्या आ जाएगा, केओलिन, केओलिन। इसके बाद में आता है वृद्धि को रोकने वाले, तो साइकोसिल, जिसको अपन CCC लिखते हैं, साइकोसिल। और इसके बाद में आते हैं परत बनाने वाले। परत बनाने वाले के अंदर जितने भी आपके ऑयली पदार्थ आते हैं वो है मोबिलीफ आ जाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन ऑयल है, जितने भी ऑयल होंगे सिलिकॉन ऑयल है, मोबिलीफ जिनको कहा जाता है, जो काम में लिए जाते हैं। इन पदार्थों के द्वारा ये क्या कहलाते हैं, ये आते हैं आपके एंटी ट्रांसपाइरेंट्स, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाले या वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद करना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, परावर्ती पूछा जा सकता है या आपके रंध्र बंद करने वाला पूछा जा सकता है। तो आपके 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं, रंध्र बंद करने वाले, परावर्ती पदार्थ, वृद्धि को रोकने वाले और परत बनाने वाले। जो रंध्रों को बंद करने वाले हैं वो PMA एट्राजिन आ गया, केओलिन आ गया, कौन सा, परावर्ती, और साइकोसिल आ गया, ग्रोथ रिटार्डेंट यानी कि वृद्धि को रोकने वाला, और मोबिलीफ आता है वो परत बनाने वाले यानी कि फिल्म फॉर्मिंग टाइप में आता है। इसके बाद में आता है आपके, ये तो था कि नमी संरक्षण, की नमी किसके द्वारा, किस नमी को संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है पसल पद्धति। पसल पद्धति के द्वारा भी शुष्क कृषि की जा सकती है। तो पसल पद्धति में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है वो देखते हैं। फसल पद्धति के अंदर सबसे पहले आता है आपके फसल का चुनाव या फसल का चयन। जो दूसरा पॉइंट आएगा वो दूसरा पॉइंट होगा आपके किस्मों का चयन। फसल का चयन करते हैं, शुष्क क्षेत्रों में वे फसलें उगाते हैं जो फसलें कम पानी चाहने वाली होती हैं, यानी कि उनको जल मांग जिनकी कम होती है वो फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पर जितने भी शुष्क हैं खरीफ में और रबी के अंदर, तो जैसे खरीफ के अंदर खरीफ दालें हैं, बाजरा है, जवार है, गंवार है, जो अपने राजस्थान के अंदर मुख्यतः उगाई जाती है, वो उन फसलों का चयन करते हैं। उसके साथ में दूसरा जो ध्यान रखा जाता है वो आता है किस्मों का चयन। तो जो फसलें अपने यहाँ पर कम पानी चाहने वाली है उनकी वो किस्में उगाई जाती हैं जो कम पानी के अंदर यानी कि सूखे में भी उग सकती हैं। इसके लिए अपने इनमें से सभी क्रॉप्स के अंदर जो अपने यहाँ उगाई जाती है उनकी वेराइटीज हैं, तो ये अपने को याद करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ के अंदर आपके आ जाता है राज 1482, राज 3777, 3777 या 3077 और 3765। इसके बाद में आता है आपके लॉक 1 और राज 3765। ये वेराइटीज हैं, ये वेराइटीज आपके किसके लिए है, शुष्क क्षेत्रों के लिए। इसके बाद में गेहूं के बाद में बात करते हैं अपन जौ की बात करते हैं। तो जौ के अंदर आपके RD 31, RD 2552 बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद में बात करते हैं अपन बाजरा, बाजरे के लिए आपके WCC 75। इसके बाद में आती है HHB 67 और अब तो HHB 67 का इम्प्रूव भी आ गया, तो HHB 67 इम्प्रूव्ड यानी इम्प्रूव्ड। फिर आता है आपके HB1, फिर है आपके राज 7 दुर्गापुरा से विकसित है राज 171, ये भी शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम किस्म है। इसके बाद में आता है आपके जवार, जवार की जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनको शुष्क क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है जवार के अंदर 2 सीरीज होती हैं,
एक आपके CSV और एक CSH। तो आपके जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं वो उगाई जाती है। यहाँ पर 6 और 9, और इसके बाद में आता है आपके गेहूं, जो बाजरा, इसके बाद में जो भी आती है आपकी, इसके बाद में आ जाता है आपके क्रॉप्स का नाम देखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन चना। तो चने के अंदर आपके RSG2, RS10, RS11। इसके बाद में आता है आपके मूंग के अंदर के 851, पूसा वैसाखी, RMG, ये वैरायटी आपके शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद में आता है आपके उड़द के अंदर आता है कृष्णा T9, पंथी 19। तीनों ही वेराइटीज है, लेकिन T9 है वो सर्वोत्तम है। और एक ये वेराइटी है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बरखा। इसके बाद में आता है आपके तिल के अंदर आपके TC25, RT 351, ये वैरायटी भी शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद में है आपके सरसों T59, दूसरा नाम क्या है, वरुणा। इसके बाद में पूसा जय किसान, पूसा जय किसान, इसका नाम है बायो 902, सोमाक्लोनल वैरायटी है, बायोटेक्नोलॉजी की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किस्म है। RH30, ये वैरायटी भी शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। पूसा बोल्ड, ये वैरायटी भी सरसों शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद में आता है आपके सरसों हो गया, गंवार के अंदर आपके दुर्गापुरा सफेद, मरु गंवार, दुर्गापुरा सफेद, ये अपने शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। तो जितनी भी, अब इसको याद करने के लिए आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी वैरायटी राजस्थान में पॉपुलर है, कोई भी वैरायटी होगी, कोई भी वैरायटी राजस्थान में पॉपुलर है जिसको किसान बहुत लंबे टाइम से बो रहा है या अधिकतम उस वैरायटी को उगाया जाता है, इसका अर्थ है क्योंकि वो पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि राजस्थान के अंदर वो सूखे के अंदर उग सकती है और सूखे में भी अधिक उत्पादन देती है। जैसे बाजरे के अंदर अगर आप देखें तो एक वैरायटी है जोधपुर से अपने निकली हुई, जोधपुर के अंदर अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ARS मंडोर से, तो यहाँ MPMS 17। अब ये केवल पश्चिमी राजस्थान के लिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए है, लेकिन जहां पर कुछ ज्यादा रेन होती है वहां पर ये वैरायटी काम नहीं करती, लेकिन जहां पर बिल्कुल शुष्क है यानी कि पश्चिमी राजस्थान के लिए ये एक वरदान वैरायटी है जो अपने जोधपुर मंडोर ARS से निकाली गई है। तो ये सारी की सारी वैरायटी, जो भी वैरायटीज पॉपुलर होती हैं या जो अपने यहाँ पर शुष्क क्षेत्रों के अंदर उगती हैं, वो वैरायटीज शुष्कता को सहन करती है, उन वैरायटीज का अपन चयन करते हैं। इसके बाद में आता है वैरायटीज के बाद में तीसरी चीज आती है आपके बीज दर। तो शुष्क क्षेत्रों के अंदर बीज दर 15 से 20% अधिक रखी जाती है सामान्य से। बीज दर सामान्य से 15 से 20% अधिक रखी जाती है, क्योंकि संपूर्ण अंकुरण नहीं हो पाता है, इसलिए बीज दर ज्यादा रखते हैं। लेकिन पादप घनत्व की अगर आप बात करते हो तो पादप घनत्व कम रखा जाता है। तो यहाँ पर पादप घनत्व कम क्यों रखेंगे, क्योंकि सामान्य से कम रखा जाता है, क्योंकि अगर पौधों की संख्या ज्यादा होगी तो मृदा के अंदर जितनी भी नमी है उसको सारे पौधे उसको जल्दी से उसको नमी को खींच लेंगे। अगर अपने
पौधों की प्लांट पॉपुलेशन कम होगी तो जितनी नमी है उन पौधों के लिए पर्याप्त होगी, तो वहां पर वे पौधे अच्छे से विकास कर सकते हैं और उत्पादन दे सकते हैं। तो पादप घनत्व है, प्लांट पॉपुलेशन है, वो सामान्य से कम रखी जाती है। इसके बाद में आता है आपके जो खाद एवं उर्वरक अपन प्रयोग करते हैं। तो खाद एवं उर्वरक हमेशा, जो खाद एवं उर्वरक होगा, खाद एवं उर्वरक हमेशा जो सामान्य है उसकी आधी मात्रा काम में ली जाती है। यानी कि क्योंकि अगर नमी, खाद एवं उर्वरक उन क्षेत्रों के अंदर काम करता है क्योंकि जितना भी पोषक तत्व है वो सारे के सारे पानी के साथ ही पौधों को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर सामान्य की आधी मात्रा प्रयोग की जाती है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? तो इनके अलावा अगर आप देखो पौधों के संख्या के साथ में देखो, तो अगर फसलों के अंदर ऐसी फसलों को उगाया जाए जो धरातल की सतह पर फैलती हैं, अगर उनको उगाया जाता है तो वो धरातल की सतह को ढकती हैं और वाष्पीकरण को कम करती है। उसके द्वारा भी नमी संरक्षण किया जा सकता है। तो नमी संरक्षण और फसल पद्धति, इनके द्वारा शुष्क कृषि की जा सकती है। शुष्क कृषि में आपको ध्यान रखना है, शुष्क कृषि के अंदर सबसे पहले बात आती है आपके, जो शुष्क कृषि है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और जहां पर ड्राई फार्मिंग की बात आती है, ड्राई फार्मिंग की बात करें अपन, तो ड्राई फार्मिंग के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है वहां पर ड्राई फार्मिंग, और 1150 mm से ज्यादा होती है वहां पर रेनफेड फार्मिंग। और जो 750 से हैं 1150 के मध्य वाले क्षेत्र हैं जहां पर 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा होती है वहां ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। ड्राई फार्मिंग में क्रॉप फेल्योर होता है, वो मोस्टली होता है फ्रिक्वेंटली, यानी कि अगर फसल का खराब होना देखें तो फसल नष्ट होना बहुत ही कॉमन है। सबसे किस में होगा? ड्राई फार्मिंग में, जहां वार्षिक वर्षा कम होती है। ड्राई लैंड में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फसल का नष्ट होना हो, लेकिन रेनफेड फार्मिंग में फसल नष्ट नहीं होती क्योंकि यहाँ पर पानी, क्योंकि नमी की कमी के कारण से नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पानी अधिक है और पर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में यहाँ जो समस्या आती है वो जल निकास की आती है। और शुष्क कृषि के लिए 2 सिद्धांत है अपने। सबसे पहले नमी संरक्षण का सिद्धांत है। तो नमी संरक्षण के सिद्धांत के अंदर अपन ग्रीष्मकालीन जुताई कर सकते हैं और आच्छादित रखना, धरातल की सतह को आच्छादित रखना, और आच्छादित पलवार के द्वारा रखा जा सकता है। पलवार के अंदर आपके पॉलीथीन सीट काम में लेते हैं, आपके कोई भी स्टेबल मल्च यानी कि जो फसली अवशेष हैं वो काम में ले सकते हैं, घास काम में ले सकते हैं, और डस्ट मल्चिंग, धरातल की ऊपरी सतह को, परत को तोड़ देना जिससे कि वाष्पीकरण रुक जाए। तो डस्ट मल्चिंग। ऐसे ही आपके प्रतिवाष्पोत्सर्जी पदार्थों का प्रयोग, प्रतिवाष्पोत्सर्जी पदार्थों का प्रयोग, इनको कहा जाता है एंटी ट्रांसपायरेंट्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। और एक तो होता है आपके पर्णरंध्र बंद करने वाले, परावर्ती, वृद्धि को रोकने वाले, और परत बनाने वाले, फिल्म फॉर्मिंग। जो पर्णरंध्र बंद करने वाले हैं वो आपके पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, और उसके अलावा आपका एट्राजीन। अब किसके बाद में आता है परावर्ती? परावर्ती आपके केओलिन, और तीसरा आपके वृद्धि को रोकने वाले वो हो जाएगा आपके साइकोसिल, और एक आ जाएगा आपके फिल्म फॉर्मिंग। जो आपके मोबी लीव्स होते हैं वो सारे के सारे फिल्म फॉर्मिंग में आते हैं। इसके बाद में आपके फसल पद्धति है। फसल के अंदर आपके कम पानी चाहने वाली फसलों का चयन करते हैं, और कम पानी चाहने वाली फसलों के साथ में उनकी ऐसी किस्मों का चयन करते हैं जो शुष्क क्षेत्रों के अंदर उग सकती है। गेहूं की किस्में जो कि देखी है अपन ने, सभी फसलों के अंदर जो अलग अलग वेराइटीज हैं जो शुष्क के अंदर उगती हैं उनको अपन ने देखा। ये वेराइटीज है जो आपके सूखे के अंदर उग सकती हैं। और इसके बाद में अपनी बीज दर की बात की, तो बीज दर सामान्य से अधिक रखी जाती है। प्लांट पॉपुलेशन यानी कि पादप घनत्व है वो सामान्य से कम रखा जाता है, और खाद एवं उर्वरक की सामान्य की आधी मात्रा प्रयोग की जाती है। ये था अपने शुष्क कृषि। शुष्क कृषि के बाद में दूसरा जो अगला टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं आपके, अगला जो टॉपिक लेते हैं वो है आपका फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको कहा जाता है। तो क्रॉप रोटेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। फसल चक्र, फसल चक्र का अर्थ होता है फसलों को अदल बदल कर बोना या हेर फेर कर बोना। तो फसलों को अदल बदल कर, लेकिन जो आपका लैंड यानी कि जो
आपके पास में पीस ऑफ लैंड है वो होगा, वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ एक और जो समय होगा वो निश्चित होगा। जैसे आप कह सकते हो 1 वर्ष का फसल चक्र, 2 वर्ष का फसल चक्र या 3 वर्ष का फसल चक्र। तो निश्चित समय हो गया, निश्चित क्षेत्रफल की इतना एरिया है उसके लिए फसल चक्र तैयार करना है। तो निश्चित क्षेत्रफल और निश्चित समय में फसलों को आपको क्या करना है, अदल बदल कर बोना है। तो दो चीजें हो गई, निश्चित क्षेत्रफल में फसलों को निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय में फसलों को हेर फेर करना या अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। अब फसल चक्र के अंदर फसल एक चक्र 1 वर्षीय हो सकता है, द्विवर्षीय हो सकता है और 3 वर्षीय हो सकता है। यहाँ पर दो चीज साथ में आएगी, फसल चक्र सघनता यहाँ पर अपने को निकालने के लिए मोस्टली उसके अंदर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि आपके निम्न फसल चक्र कितने वर्ष का है, या फसल चक्र दिया हुआ होगा तो फसल चक्र के वर्षों की संख्या पूछ लेगा, या ये पूछ सकता है निम्न में से 1 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है या द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। तो दोनों में से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके दिए गए फसल चक्र की फसल चक्र सघनता कितनी है। तो वो चीज अपने को पता चलती है जब अपने पास में अपने को यह पता हो कि यह फसल चक्र कितने वर्ष का है। तो इसके लिए देखो सिंपल है, दोनों चीजें अपन साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय है। तो जैसे मान लो अपन बात करते हैं, यहाँ पर आ गया अपने बाजरा, राजस्थान में के अंदर ये मुख्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले यही लिखते हैं आपके बाजरा, और दूसरा सीजन है उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, पड़त। दूसरा इसी के नीचे लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि बाजरा है और बाजरा रबी के अंदर आ जाएगा, जैसे चना। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब कैसे होगा ये अपन बाद में देख लेंगे, एक बार फसल चक्र लिखते हैं सारे। फिर जैसे मान लो कि अपन करते हैं बाजरा आ गया, बाजरा आने के बाद में आपकी चना आ गया, चना आने के बाद आपका मूंग, या आप यहाँ पर कर सकते हो वापस 2 वर्ष का लिख लो। यहाँ पर आपके गंवार कर सकते हैं, और तीसरा अपन वापस रबी के अंदर गेहूं कर सकते हैं। इसके बाद में अपन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर गेहूं करते हैं, गेहूं के बाद में आपके मूंग लिखते हैं, और मूंग के बाद में अपने बाजरा। इसी को आप भी थोड़ा सा वापस रिपीट करके एक दूसरा और लिखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं अपन गेहूं, गेहूं के बाद में मूंग, मूंग के बाद में आ जाएगा आपके चना, और वापस बाजरा। इसके बाद में आपके आता है गेहूं, और गन्ना। इसके बाद में अपन लिखते हैं मक्का, गन्ना और यहां पर जैसे मान लो कि वापस अपन गेहूं कर सकते हैं। और एक अपने फसल चक्र लिख सकते हैं यहाँ पर पेडी का, वो अपन बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों ही चीजों के लिए पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया फसल चक्र में, उसमें सबसे पहला तो ये आता है कि दिया गया फसल चक्र कितने वर्ष का है, या अपने को ये कह सकता है कि पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल, और वो पूछ सकता है ऊपर निम्न में से 1 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। इसके बाद में अब इसको कैसे देखा जाता है वो अपने को देखना है। अपने को क्या करना है, इसके ऊपर जो भी क्रॉप आपकी दी हुई है उसके ऊपर आपकी सीजन लिखनी है। तो यहाँ पर खरीफ, बाजरा किसका है, खरीफ का है, और यहाँ पर ये रबी के अंदर फसल को पड़त छोड़ा गया है। यहाँ पर बाजरा खरीफ है और रबी के अंदर आपके क्या उगाया गया है, चना। यहाँ बाजरा खरीफ का है, चना रबी का है, गंवार वापस किसका आ गया, खरीफ का आ गया, और गेहूं वापस रबी का आ गया। यहाँ पर गेहूं रबी का है,
अब मूंग आपके खरीफ का है, बाजरा खरीफ का है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने को इस फसल चक्र का ध्यान रखना है। मूंग जहाँ कहीं पे भी आता है, अपने को ये ध्यान रखना है कि आगे वाली सीजन या अगली क्रॉप है वो कौन सी क्रॉप है, क्योंकि यहाँ पर खरीफ, वापस खरीफ मूंग आ रहा है और वापस खरीफ आगे की तरफ क्या आ रहा है, बाजरा। इट मीन्स यहाँ पर जो मूंग है, ये मूंग कौन सा है, ये मूंग अपने जायद का है। ये ध्यान रखने की चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फसल चक्र है। एक अपने क्वेश्चन आता है तो मूंग का कंफ्यूज करने वाला, और एक दूसरा आएगा तो आपके गन्ना के अंदर। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मूंग हो गया वो जायद का हुआ, क्योंकि आगे की तरफ जो सीजन आ रही है वो कौन सी आ रही है, बाजरा आ रही है। इसके बाद में जैसे गेहूं है वापस रबी। अब मूंग की बात करते हैं, मूंग वापस खरीफ, क्योंकि ये जायद नहीं होगा, क्योंकि आगे की क्रॉप है वो कौन सी है, रबी की है, तो इसलिए ये खरीफ हो जाएगा और ये वापस क्या आ जाएगा, खरीफ। अब बात आती है गन्ना का। तो गन्ने के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गन्ना खरीफ में बोया गया है तो उसको क्या मानना है, अड़साली मानना है। जो खरीफ गन्ना होता है उसको अड़साली मानते हैं, यानी कि 3 सीजन, अड़साली यानी कि 1.5 वर्ष। और आपका जो इकसाली होता है वो 1 साल, तो 1 वर्ष। तो अपने यहाँ पर जो आपका अड़साली है वो अड़साली कौन सा होगा, जो खरीफ का गन्ना है वो आपके अड़साली होगा, और जो रबी का गन्ना होगा वो आपके इकसाली होगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गेहूं आपके रबी में बोया और गन्ना खरीफ में बोया, तो गन्ना खरीफ में बोया तो 1.5 साल का। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 सीजन आगे और आएगी, क्योंकि 3 सीजन हो गया 1.5 साल का, तो खरीफ आ जाएगा, फिर रबी आ जाएगा, फिर खरीफ आ जाएगा। क्लियर। यहाँ मक्का अपन ने खरीफ में बोया तो गन्ना कौन सा हुआ, रबी, तो 2 ही सीजन होगी, तो यहाँ पर रबी और खरीफ, और ये वापस कौन सा आ गया, रबी। अगर सभी क्रॉप्स के अंदर अपने को ये पता चल गया कि उसकी सीजन कौन सी है, उसके बाद में आसानी से ये बता सकते हैं कि ये फसल चक्र कितने वर्ष का है। अब देखो यहाँ पर अपन सिंपली 2 सीजन है तो ये फसल चक्र होगा 1 वर्ष का हो गया। कितने का हो जाएगा, 1 वर्ष का फसल चक्र। यहाँ पर ये भी 2 सीजन है तो 1 वर्ष का फसल चक्र। इसके बाद में आता है 1 2 3 4, यानी कि ये 2 वर्ष का फसल चक्र। इसके बाद में आता है आपके 1 2 3, सीजन 3 आ रही है, लेकिन आपके जो जायद की सीजन है वो रबी और खरीफ के मध्य में होती है। इस कारण से कंफ्यूज नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बताया है आपको पहले ही, इसको रखना अपने 1 वर्ष का। फिर इसके बाद में आपके आ जाता है 4 सीजन हो रही है रबी और खरीफ, इट मीन्स ये आपकी 2 वर्ष का हो रहा है। इसके बाद में आ रहा है आपके 4 सीजन, इट मीन्स वापस ये कितने वर्ष का हो रहा है, ये भी 2 वर्ष का हो रहा है। और यहाँ पर आपके 1 2 3 4, यानी कि ये भी कितने का हो रहा है, 2 वर्ष का फसल चक्र हो रहा है। अब यहाँ इसके साथ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट था वो अपन ने देखा था कि इनके अंदर आपको सीधा पूछा जा सकता है क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी, CRI पूछा जा सकता है। तो CRI के लिए देखो क्या फॉर्मूला होता है, फसलों की संख्या और फसल चक्र में वर्षों की संख्या गुणा 100। अब यहाँ पर फसलों की संख्या इजीली अपन बता सकते हैं। अपने को देखना क्या था, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण था ये था कि कितने वर्ष का फसल चक्र है। अगर ये चीज अपने को पता चल जाती है, इसके बाद में इजीली अपन बता सकते हैं कि इसमें जो फसल चक्र सघनता है वो फसल चक्र सघनता कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। एक और अलग से क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, 1 वर्ष में एक ही फसल लेना, वो कहलाता है मोनोक्रॉपिंग। वो क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग का एग्जाम्पल भी आ गया, और आपके जो सिंपली दिया हुआ है एक ही क्रॉप है। तो मोनोक्रॉपिंग का अर्थ भी होता है 1 वर्ष में एक ही फसल लेना, तो गुणा 100। तो मोनोक्रॉपिंग की फसल चक्र
सघनता होगी वो फसल चक्र सघनता कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यहाँ पर इसका भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर दो फसलें हैं, सॉरी, यहाँ पर दो फसलें हैं, तो यहाँ पर एक वर्ष के अंदर दो फसलें हैं, तो फसल चक्र सघनता कितनी होगी, 200 होगी। क्लियर। फिर इसके बाद में आपके आ जाता है, यहाँ 4 फसलें हैं, तो 4 फसलें 2 वर्षों के अंदर है, तो यहाँ पर वापस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर 3 फसलें 1 वर्ष में है, तो 3 फसलें 1 वर्ष में होगी, तो वहां पर फसल चक्र सघनता कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। और ऐसे ही जो बाकी के आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो कि यहाँ 4 फसलें हैं 2 वर्ष के अंदर, तो वापस 200 आ जाएगा। यहाँ पर 2 ही फसलें हैं 2 वर्ष में, तो वापस 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपके 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष में 3 फसलें ले रहे हैं, तो 2 वर्ष में 3 फसलें ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, वापस आपके यहाँ पर फसल चक्र सघनता आएगी वो 150 आ जाएगी। तो कोई भी, और इम्पोर्टेंट है, फसल चक्र सघनता का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कोई, या ये पूछा जा सकता है कौन सा फसल चक्र है, कितने वर्ष का फसल चक्र है। तो आपके फसल चक्र के साथ में CRIN की फसल चक्र सघनता निकालना ये इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। ये हो गया आपके फसल चक्र के लिए फसल चक्र सघनता कैसे निकाली जाती है। इसके बाद में अब इसके सिद्धांत अपन पढ़ेंगे मिश्रित फसल के साथ ही। पहले सिद्धांत नहीं बताए क्योंकि इनके सिद्धांतों के अंदर कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पर मिश्रित फसल भी पढ़नी है और फसल चक्र भी। तो यहाँ फसल चक्र के सिद्धांत और यहाँ पर साथ में अपन मिश्रित फसल के भी देख लेते हैं क्योंकि अब टॉपिक है मिश्रित फसल। अब देखो सिद्धांत के अंदर, सिद्धांत में जो फसल चक्र है, फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं। फसल चक्र के अंदर खरीफ की फसल के बाद, खरीफ के अंदर या आप ये कह सकते हैं कि जो दलहनी फसल है, दलहनी फसल के बाद में आप अदलहनी कह सकते हो, या ये कई बार कहा जाता है दाल वाली फसल के बाद अनाज वाली फसल बोना, ज्यादा पानी चाहने वाली के बाद कम पानी चाहने वाली, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली, तो उथली जड़ के बाद में गहरी जड़ वाली। तो सारे के इसमें जो सिद्धांत होते हैं फसल चक्र के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत सारे के सारे मिश्रित फसल के हैं। लेकिन मिश्रित फसल में अपने को के बाद नहीं कह के अपने को क्या लिखना होता है, के साथ, क्योंकि मिश्रित फसल का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड के अंदर एक साथ उगाना। तो 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगा रहे हो, तो इसमें कहेंगे जैसे दाल वाली फसल के साथ में कोई भी दलहनी या अनाज वाली फसल को उगाना के साथ, तो यहाँ पर लिख देंगे सभी के अंदर के साथ, और यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, के बाद। तो जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांत वेल नोन है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तो दाल वाली के बाद अनाज वाली, फिर बात आती है तो गहरी जड़ वाली के बाद उथली जड़ वाली, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली, इसके अलावा अधिक पानी चाहने वाली के बाद कम पानी चाहने वाली। तो सारे के सारे आ जाएगा आपके फसल चक्र में। मिश्रित में वही चीजें हो जाएगी, दाल वाली फसल के साथ अनाज वाली फसल को उगाना, अधिक पानी चाहने वाली फसल के साथ कम पानी चाहने वाली फसल को उगाना, इसके साथ में कहेंगे उथली जड़ वाली फसल के साथ गहरी जड़ वाली फसल को उगाना। ये सारे के सारे किसके सिद्धांत हो जाएंगे, मिश्रित फसल के सिद्धांत हो जाएंगे। अब बात आती है मिश्रित फसल कौन कौन सी है या इसके क्या क्या प्रकार हैं। तो मिश्रित फसल के अंदर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले तो मिश्रित फसल की परिभाषा। तो मिश्रित फसल का अर्थ क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है, मिश्रित फसल कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पर 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगा रहे हैं, जो पैटर्न होगा उसी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिश्रित फसल। यहाँ पर तो क्या था, मिक्स्ड क्रॉपिंग, और यहां पर होगा मिश्रित फसल यानी कि मिक्स्ड क्रॉप, यानी कि ओरिजिनली मिश्रित फसल का अर्थ ये होता है मिश्रित क्रॉपिंग का, इसके अंदर आ जाएगा मिश्रित फसल। यहां पर क्या कर रहे हैं, सभी जो प्रकार होंगे उनमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही पीस ऑफ लैंड में उगा रहे हैं, साथ साथ उगा रहे हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। दूसरा आ जाएगा आपके
सहायक फसलें, तीसरा आ जाएगा आपके सहचर फसलें, रक्षक फसलें। सहायक को कहा जाता है वृद्धि कारक भी कहा जाता है, ऑगमेंटिंग क्रॉप। अब बात आती है सबसे पहले मिश्रित फसल। मिश्रित फसल में भी दो या अधिक फसलों को एक साथ बो रहे हैं, सहायक में भी दो या दो से अधिक फसलों को साथ बो रहे हैं, सहचर में भी वही कर रहे हैं और रक्षक में भी वही कर रहे हैं। लेकिन मिश्रित फसल के अंदर आता है दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर, एक शब्द तो यह आएगा आपके मिलाकर, और साथ में छिटकवां विधि। यहां पर कौन सी चीज आएगी? छिटकवां विधि। सभी प्रकार मिश्रित फसल के सभी प्रकारों में दो या अधिक फसलों को एक साथ बो रहे हैं, लेकिन पैटर्न के अंदर अलग अलग है। जैसे सबसे पहले मिश्रित फसल की बात करते हैं तो मिश्रित फसल के अंदर दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर छिटकवां विधि से बोना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। सहायक फसल में क्या कर रहे हैं? इसको सहायक फसल क्यों कहा? क्योंकि ये वृद्धि कारक है, ऑग्यूमेंटिंग है। वृद्धि कारक का अर्थ ये होता है वह फसल जो मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ा देती है। मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाती है। अब इसका एग्जांपल अभी देखेंगे तीनों का साथ। सहचर, सहचर का अर्थ होता है अलग अलग पंक्तियों में, अलग अलग रोज के अंदर उगाना। उगा रहे हैं वही दो या दो से अधिक फसलों को है, लेकिन अलग अलग कतारों के अंदर, तो अलग अलग कतारों में। और एक आ जाएगा रक्षक। रक्षक आ जाएगा आपके मुख्य फसल के चारों ओर। यहां पर मिश्रित फसल बीजों को मिलाया, बीजों को मिलाकर छिटकवा विधि से बोया। यहां पर क्या किया? सहायक के अंदर, सहायक के अंदर इसको सहायक फसल क्यों कहा गया? दो फसलें साथ उगा रहे हैं, लेकिन जो एक फसल है वो क्या कर रही है? मुख्य फसल को उत्पादन को बढ़ा रही है। दूसरा सहचर, इसके अंदर भी साथ बोते हैं लेकिन अलग अलग कतारों में, एक फसल की कतारें अलग होगी, दूसरे की अलग होगी। रक्षक फसल, इसके अंदर चारों ओर, मुख्य फसल के चारों ओर दूसरी क्रॉप को उगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर मिश्रित फसल के अंदर गंवार प्लस बाजरा, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी कि दो आपने दो फसलों के बीजों को मिला लिया। अब इन दोनों की बुआई सीड ड्रिल के द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिए क्या करते हैं? इनको छिटकवा विधि के द्वारा बोया जाता है। फिर आता है सहायक फसल। इसका आपके एग्जाम्पल आ जाएगा रिजका के साथ, सरसों। रिजके के साथ में सरसों की बुआई की जाती है, जिसके कारण से जो रिजके की पहली कटाई होती है, पहली कटाई के अंदर अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है, अच्छा चारा मिल जाता है। सहचर अलग अलग कतारों में, जैसे चने की कतारों के बाद सरसों की कतारें लगाना, चने की कतारों के बाद में सरसों की कतारें लगाना। और रक्षक फसल का एग्जाम्पल भी आप जानते हो। रक्षक फसल के अंदर आपके कपास के चारों ओर भिंडी उगाना। और इस दूसरा एग्जाम्पल अगर चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो इसके अंदर क्या करते हैं? जो आपकी गन्ना है, गन्ना के चारों तरफ बरसीम उगाते हैं, गन्ना के चारों तरफ बरसीम उगाते हैं, कपास के चारों तरफ भिंडी। और कहते हैं किसको है? वह फसल जो मुख्य फसल को क्या करती है? चारों ओर उगाई जाती है। और मुख्य फसल को कीट एवं व्याधियों से बचाती है।
तो आपके मिश्रित फसल के अंदर मिश्रित फसल दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना क्या कहलाता है, मिश्रित फसल कहलाता है। और मिश्रित फसल के अंदर चार प्रकार के हैं। मिश्रित फसल को चार भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मिश्रित फसल बीजों के दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर छिटकवा विधि से बोना मिश्रित फसल कहलाता है। फिर इसके बाद में सहायक वह फसल जो मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाती है, जैसे आपके सरसों मिलाकर बोने से रिजके की पहली कटाई होती है, उसमें अधिक चारा प्राप्त हो जाता है। सहचर, सहचर के अंदर दो या अधिक फसलों को अलग अलग कतारों में बोना, जैसे चार कतारें चने की लगाने के बाद में दो या तीन कतारें सरसों की लगाना। और रक्षक फसल वह फसल जो मुख्य फसल के चारों ओर बोई जाती है और जो मुख्य फसल को कीट एवं व्याधियों से बचाती है, उसको कहा जाता है रक्षक फसल। अपन ने शुष्क कृषि पढ़ा। इसके बाद में शुष्क कृषि के बाद में आ गया अपने फसल चक्र। फसल चक्र के बाद में आया मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अपने एक आता है भू परिष्करण, पढ़ लेते हैं। टिलेज, ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भू परिष्करण का अर्थ होता है मृदा के अंदर की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है, भू परिष्करण कहा जाता है। भू परिष्करण टिलेज शब्द किसने दिया था, जेथरो टूल। और जेथरो टूल ने जेथरो टूल और इसी ने वीड शब्द, खरपतवार शब्द भी दिया था। और इसी ने एक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नाम की किताब भी लिखी थी। तो जेथरो टूल टिलेज का। अब यहाँ पर टिलेज कितने प्रकार का होता है, इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्राथमिक, फिर आ जाता है इसके अंदर द्वितीयक, फिर जो नई परिकल्पना है वो आता है आपकी जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण, और एक आता है मिनिमम टिलेज यानी कि न्यूनतम। सबसे पहले प्राथमिक, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक। बीज बोने तक की सभी क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं किसमें आती है, प्राथमिक में, यानी कि बीज बोने तक। बीज बोने तक की जाने वाली सभी क्रियाएं हैं वो किसमें आएगी, आपके प्राथमिक भू परिष्करण में। चाहे आप क्या कर रहे हो, पाटा लगा रहे हो, चाहे आपको कोई भी कृषि क्रिया कर रहे हो जो बीज बोने से पहले की है, हैरोविंग होता है, वो सारे के सारे किसमें आएगी, प्राथमिक में। और आपके यहाँ पर जो खड़ी फसल में खड़ी फसल में की जाने वाली कृषि क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी किसमें आती है, द्वितीयक भू परिष्करण में। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं खड़ी फसल के अंदर, अगर निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो निराई गुड़ाई किसमें आया, द्वितीयक भू परिष्करण के अंदर आ गया। अगर मिट्टी चढ़ाने की बात करते हैं तो मिट्टी चढ़ाना किसमें आया, द्वितीय भू परिष्करण के अंदर। यानी कि जितनी भी क्रियाएं जो खड़ी फसल में की जाती हैं, खड़ी फसल में की जाने वाली क्रियाएं द्वितीय भू परिष्करण में आती है। और बीज बोने के लिए की जाती है, जो फसल बोने के लिए उगाने के लिए बीज बोने तक जो क्रियाएं की जाती हैं उनको अपन प्राथमिक भू परिष्करण में लिखते हैं। जैसे हैरोविंग है या आपके प्लाउ डिस्प्लाउ के द्वारा जुताई है, वो सारी की सारी प्राथमिक में। अब बात आती है जीरो टिलेज और न्यूनतम भू परिष्करण, यानी कि शून्य भू परिष्करण और न्यूनतम भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण का अर्थ होता है केवल बीज की बुआई करना, यानी कि उसके अंदर शून्य भू परिष्करण की क्रियाएं नहीं की जाती है, यहां पर बीज बोने तक सीमित रहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भी टिलेज या टिलेज ऑपरेशन होगा, भू परिष्करण की क्रिया होगी, वो केवल कहाँ तक सीमित रहेगी, केवल मृदा के अंदर बीज बोना है। लेकिन अगर बात करते हैं अपने न्यूनतम, इसमें कम से कम
कम से कम भू परिष्करण की क्रियाएं की जाए उसको कहा जाता है न्यूनतम भू परिष्करण। और ये दोनों ही आपके जहाँ पर ड्राई फार्मिंग या शुष्क की बात करते हैं, शुष्क के लिए ही आपके जीरो या न्यूनतम भू परिष्करण काम में लिया जाता है। और इन दोनों ही केस के अंदर एक में केवल और केवल बीज की बुआई करनी है और दूसरा है न्यूनतम, यानी कि उसमें कम से कम भू परिष्करण की क्रियाएं की जाए उसको कहा जाता है न्यूनतम भू परिष्करण। और यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि जो खरपतवार नियंत्रण है, तो खरपतवार नियंत्रण दोनों ही केस में अगर आप जीरो टिलेज की बात करते हैं या मिनिमम टिलेज की बात करते हैं, दोनों ही केस में जो खरपतवार नियंत्रण होगा, खरपतवार नियंत्रण हमेशा केमिकल यानी कि रासायनिक नियंत्रण ही काम में लिया जाता है। तो रासायनिक नियंत्रण ही काम में लेंगे किसके लिए? खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो ये हो गया आपके भू परिष्करण। जितनी भी क्रियाएं बीज बोने के लिए की जो क्रियाएं की जाती है, बीज बोने के लिए जो क्रियाएं होगी, फसल की बुआई के या बीज बोने तक की क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी प्राथमिक भू परिष्करण में आएगी। उसके बाद खड़ी फसल में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, खड़ी फसल में जितनी भी क्रियाएं होगी वो सारी की सारी कौन में आ जाएगी? द्वितीयक में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हैरोविंग की बात की, तो हैरोविंग किस में आ जाएगा? आपके प्राथमिक में आ जाएगा। पाटा लगाना किस में आएगा? प्राथमिक में आ जाएगा। लेकिन द्वितीयक के अंदर क्या होगा? आपके जो क्रियाएं खड़ी फसल में की जाती हैं, जैसे निराई गुड़ाई है, मिट्टी चढ़ाना है, वो सारी की सारी क्रियाएं आ जाएगी, वो किस में आएगी? आपके द्वितीय भू परिष्करण में। फिर इसके बाद में जीरो टिलेज और न्यूनतम यानी कि शून्य भू परिष्करण और न्यूनतम भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण में भू परिष्करण की क्रियाएं केवल बीज बोने तक सीमित रहती है, यानी कि केवल उसमें बीज की बुआई की जाती है। लेकिन न्यूनतम में कम से कम कृषि क्रियाओं का काम करते हैं, कम से कम कृषि क्रियाएं करते हैं। और दोनों में ही खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का ही सहारा लेना पड़ता है, यानी कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण ही किया जाता है। और जीरो और न्यूनतम भू परिष्करण है वो शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से अपने जो 3 टॉपिक थे, एक शुष्क कृषि का था, फसल चक्र का था, इसी के साथ में फसल चक्र के साथ में अपन ने देखा फसल चक्र सघन था। इसके बाद में आपके मिक्स क्रॉपिंग आया और मिक्स क्रॉपिंग के साथ में भू परिष्करण। अभी के लिए बस इतना ही। आगे आपके जो सिंचाई वाला है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.